हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इससे पहले हम चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर वो जाकर प्लीज़ उनको चेक कर लीजिए, देख लीजिए। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो समझ में आए तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। सलीमा अपनी गृह शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वे हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था, याद था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर चढ़ रही थी तो वे स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। मतलब जो पर्वतों के, गिरी मतलब होता है पर्वत या पहाड़, पहाड़ों के नीचे के जो कौन से वन थे, साल और सागवान के घने वन थे, वो धीरे धीरे उसकी आंखों के से ओझल हो गए और पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष उसको दिखने लगे। जैसे जैसे हम पर्वतों की ढलानों पर पहाड़ों की ओर ऊपर जाते हैं हमको शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलते हैं। ऐसा सलीमा के साथ भी हुआ। ये एक बच्ची का एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं हमें। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। जो उसने वृक्ष देखे वो शंकुआकार थे और उन पर कैसे फूल खिले हुए थे, लाल फूल खिले हुए थे। वे रोडोडेंड्रोन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। अब यहाँ से एग्जामिनर सवाल कैसे बना सकता है हमको वो देखना। अगर वो हमसे दे देगा, कोई भी लड़की लड़का या किसी भी पर्सन का नाम हमको दे देगा और कहेगा गिरिपाद में स्थित साल और सागवान के घने वन, ये नहीं पूछेगा, यहाँ पूछेगा पर्वतों की ढालों पर पतली नुकीली पत्तियां, शंकुआकार वितान वृक्ष लंबे दिखाई दे रहे थे और जो पेड़ थे रोडोडेंड्रोन के पेड़ हैं उन पर लाल लाल फूल खिले हुए थे। बताइए वो किस क्षेत्र के फूलों, किस क्षेत्र के वनों की बात कर रहा है। तो हम क्या आंसर लगाएंगे, हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, एग्जामिनर ने पूछा था कि एक लड़की है, वे पर्वतों की ओर अपनी यात्रा कर रही है। उसने वहाँ पर रोडोडेंड्रोन के वृक्ष देखे, उन पर लाल फूल खिले हुए थे। बताइए वो किस क्षेत्र की या किस प्रदेश की यात्रा पर गई है। तो हम क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या था, हिमाचल प्रदेश। उसमें ऑप्शन थे, हिमाचल प्रदेश था, केरल था, मध्य प्रदेश और एक कोई ऑप्शन और था। अभी आप गैस कर सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस से देख सकते हैं। अगर वो नुकीली पत्तियों की बात कर रहा है, शंकुधारी वृक्ष कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में तो पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे वनों की जो विशेषता है वो हमको कहाँ पर मिलती है, पर्वतों पर या पहाड़ों पर। तो हमारा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो जब हम उसको क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्वेश्चन से हम देखते हुए चलेंगे, एलिमिनेशन मेथड भी ज़रूर लगाएंगे। आगे देखते हैं, ये फूल है, रोडोडेंड्रोन का वृक्ष है, ये दिखाया गया है, इसी की बात सलीमा कर रही है। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे ऊंचाई में परिवर्तन के साथ, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। वहाँ की जलवायु में भी हमको परिवर्तन देखने को मिलता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ये पूछा गया सवाल है, इसको याद करना कि वनस्पति की जो वृद्धि है किस पर निर्भर करती है, तापमान एवं नमी पर। इसके अलावा ढाल एवं मिट्टी की जो परत है उसकी मोटाई पर भी वो निर्भर करती है। ये एग्जाम CTET में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो रोडोडेंड्रोन का भी एग्जाम्पल बताया था, UPSC में पूछा गया सवाल है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसकी सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा है, पहला देखेंगे वन। वन क्या होते हैं, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। सघन मतलब बहुत ज़्यादा अपने पास जो वन होंगे वो सघन होंगे। दूसरा देखते हैं घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं वो घास स्थल होंगे। कटीली झाड़ियाँ या कांटेदार झाड़ियाँ हमको कहाँ मिलेंगी, रेगिस्तान वाले इलाके में मिलेंगी, जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होगा। देखते हैं इसके बारे में। कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी कि उसके पापा ने भी विश्व के विभिन्न स्थानों की सैर की थी, वो पहले जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी दी थी और वनस्पतियों के बारे में बताया था। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ एवं
आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां सलीमा को दी थीं। अब सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो हमको ये वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार क्यों? क्योंकि वे हमेशा सदाबहार, हमेशा घने रहते हैं। अपनी पत्तियों को वो पूरी तरीके से अपनी पत्तियों को नहीं झाड़ते हैं, अपनी पूरी तरीके से जो उनके पेड़ों की पत्तियां होती हैं उनको नहीं गिराते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वनों को हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, याद रखना। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, उष्णकटिबंध। उष्ण कटिबंध हमको कहाँ पर मिलेगा? भूमध्य रेखा के पास, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की गर्मी हमको ज़्यादा मिलती है। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं यहाँ पूरे वर्ष बारिश हमको देखने को मिलेगी। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसीलिए यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को पूरी तरीके से नहीं झाड़ते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। इसको देखिए कितने घने ये वन होते हैं कि दिन के टाइम भी जो सूर्य का इतना तेज प्रकाश होता है वो भी वनों के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ पे दृढ़काष्ठ मतलब मजबूत लकड़ी के वृक्ष मिलते हैं, जैसे रोजवुड, आबनूस और महोगनी। ये जो वन हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन हैं, ये हमको आर्थिक महत्व के, हमारे लिए आर्थिक महत्व के नहीं है, लेकिन ये पारिस्थितिकी महत्व के बहुत है। आर्थिक महत्व के इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पता है दृढ़काष्ठ इतनी ज़्यादा मजबूत काष्ठ के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। अगर इनसे हम अपने घर का दरवाज़ा ही बना दें तो 10 लोग तो उस दरवाजे को खोलने के लिए ही लग जाएंगे, इसलिए ये हमारे आर्थिक महत्व के नहीं होते, फिर से याद रखना, लेकिन पारिस्थितिकी महत्व के बहुत होते हैं। इनके बारे में देखते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल होते हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह ये प्रतीत होते हैं। अब पूछ लेगा पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो ब्राज़ील में मिलते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या कहलाते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। फिर से याद रखना, पृथ्वी के फेफड़े, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एनाकोंडा इन वनों में पाया जाता है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनको वर्षा वन भी कहते हैं। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। ये मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को मारकर खाने की भी ताकत रखता है। सोचिए कितना बड़ा ये सांप होगा जो मगरमच्छ जैसे इतने बड़े जानवर को भी मारकर खा जाएगा। यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का चित्र दिखाया गया है। कितने घने हैं कि इनके अंदर सूर्य की जो प्रकाश है दिन के टाइम भी नहीं पहुंच पाता है। इनकी विशेषता क्या है फिर से देख लीजिए। ये अपने वृक्ष जो हैं ये अपनी पत्तियों को पूरी तरीके से नहीं झाड़ते हैं, आधी आधी करके ये पत्तियाँ अपनी झाड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा घने होते हैं, सघन होते हैं, और दृढ़काष्ठ के होते हैं। आर्थिक महत्व के नहीं होते हैं, फिर से याद रखना, लेकिन पारिस्थितिकी महत्व के बहुत है क्योंकि बहुत ज़्यादा घने हैं। हम इनसे हमें ऑक्सीजन वगैरह बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इनको मानसूनी वन कहते हैं। हमारे भारत में यही हमको देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कहाँ मिलेंगे? फिर से देखना, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए जो ये वन होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो शुष्क मौसम होता है उसमें अपनी जो वृक्ष होते हैं अपनी पत्तियों को क्या करते हैं? झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम होते हैं। ये हमारे लिए आर्थिक महत्व के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हम फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए इनका उपयोग भी करते हैं। फिर से याद रखना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आर्थिक महत्व के हैं, और लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आर्थिक महत्व के नहीं है। बार बार इसको जोर दे के बोल रहे हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन से देखने को मिलेंगे? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा। शीतोष्ण सदाबहार वन कौन से हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में। विशेषता क्या है? कहाँ मिलेंगे ये हमको? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में हमको मिलेंगे। कौन से वन? शीतोष्ण सदाबहार वन। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, कहाँ पर? पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन,
दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ बांझ, चीड़ और यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वन हमको देखने को मिलेंगे। फिर से याद रखना, यूकेलिप्टिस को क्या कहते हैं? आतंकवादी पेड़ कहा जाता है। ये भी पूछा गया है। आतंकवादी पेड़ अच्छा क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? यूकेलिप्टिस को आतंकवादी पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये नीचे गहराई में जाता है, इसकी जड़ें जहाँ पर भी इस पेड़ को लगा दिया जाता है, अपने आसपास के कई किलोमीटर के पानी को ये सोख लेती हैं, वहाँ का वाटर लेवल कम कर देते हैं। इसीलिए यूकेलिप्टिस को आतंकवादी पेड़ कहा जाता है। और आज आजकल आप देख भी रहे हैं कि यूकेलिप्टिस के पेड़ को लगाने पर सरकार ने मना भी किया, रोक भी लगा रखी है। आगे देखेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों के उदाहरण हमको याद रखना है। बांज, ऐश, बीज, इनको याद रखना है, इनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये 2-4 विशेषताएं बता करके पूछ लेगा ये किन पेड़ों की, किन वनों की विशेषता हमसे पूछ रहा है, इसलिए इनको याद रखना है। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर होते हैं। फीजेंट और मोनाल पक्षी भी किन वनों में पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। इसको तो विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। देखेंगे इसके बारे में। महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश जो शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे इससे भिन्न होते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये अधिकतर किस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? भूमध्य सागरीय वनस्पति इसका नाम पड़ा है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में मिलेंगी, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में क्या है? गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के जो सिट्रस फल होते हैं वो हमको कहाँ मिलेंगे? भूमध्य सागर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। संतरा, अंजीर है, जैतून, अंगूर है, ये है किस वनों की विशेषता कहाँ पर मिलेंगे? भूमध्य सागरीय वनों में हमको ये मिलेंगे, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है। ये देखेंगे भूमध्य सागरीय जो वृक्ष हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल, इनकी विशेषता क्या है? इनकी छाल कैसी होती है? मोटी होती है और इनकी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। जो भूमध्य सागरीय वन होते हैं इनकी पत्तियां किस काम में आती हैं? वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। वाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम किस क्षेत्र के या किन वनों की पत्तियां होती हैं? भूमध्य सागरीय जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। और भूमध्य प्रदेश के जो वन होते हैं वो विश्व का फलो उद्यान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको फल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नींबू है, संतरा है, अंगूर है, जैतून, ये हमको भूमध्य सागरीय प्रदेशों में मिलते हैं। आगे देखेंगे शंकुधारी वन हमको कहाँ मिलेंगे? ऊंचे गोलार्धों पर मिलेंगे शंकुधारी, जैसे पहाड़ पर्वतों पे ऊपर जाएंगे तो हमको शंकुधारी वृक्ष मिलेंगे। देखेंगे उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश जैसे 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इनको टैगा भी कहते हैं। टैगा का अर्थ क्या होता है? अनछुआ। टैगा मतलब अनछुआ। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। शंकुधारी वन कैसे होते हैं? नर्म काष्ठ के होते हैं। ये जो पैकिंग वाले बॉक्स आते हैं ना, उनको बनाने में इसका काम ये यूज़ में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो लकड़ी होती है बहुत नर्म होती है। नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम में आती है। नर्म काष्ठ का उपयोग देखो माचिस एवं पैकिंग के बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य उदाहरण होते हैं। इनसे तो आप परिचित ही हैं। चीड़, देवदार को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शंकुधारी वृक्ष होते हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी देखने को मिलते हैं। देखिए टैगा का अर्थ रूसी भाषा में क्या होता है? शुद्ध या अनछुआ। क्या होता है? शुद्ध या अनछुआ। शंकुधारी वृक्ष हैं, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। ये बर्फ़ से ढकी रहती हैं, बर्फ़ से नुकीली होती हैं।
अगर ये नुकीली नहीं होती तो बर्फ़ इन पर जम जाती और पत्तियाँ इनकी सड़ जाती। नुकीली होने के कारण ही बर्फ़ इन पर नहीं जम पाती है और जब बर्फ़ पड़ती है वो नीचे गिर करके नीचे इकट्ठा हो जाती है। घास स्थल को देखेंगे, उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं तथा भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ये फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। ये घास काफ़ी ऊंची होती है। जो ये घास होती है काफ़ी ऊंची होती है। कितनी? 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक इसकी होती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल, ये बहुत पूछा जाता है, जोड़ी बनाने में पूछा जाता है। सवाना, स्टेपी, डाउन्स, ये सब पूछते हैं। सवाना घास स्थल कहाँ मिलेंगे हमको? अफ्रीका के पूर्वी तट पर। कहाँ पर? अफ्रीका के पूर्वी तट पर। अगर एग्जामिनर का मूड है वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि सवाना घास स्थल कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में। अगर उसका वो थोड़ा टफ करना चाहेगा तो पूछेगा जो सवाना घास के मैदान है कैसे हैं? उष्ण कटिबंधीय। याद रखना दोनों चीज़ें, उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदान कहाँ मिलेंगे हमको? अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में कौन से जानवर मिलेंगे? हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण तथा तेंदुआ आदि जानवर हमको यहाँ पर मिलेंगे। शीतोष्ण घास स्थल हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर मिलेंगे? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मिलेंगे। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक भी होती है। याद रखना, पौष्टिक घास कौन सी वाली होती है? शीतोष्ण घास जो होती है वो छोटी पौष्टिक होती है। ये नया शब्द मिल गया हमको यहाँ पर, पौष्टिक होती है शीतोष्ण घास। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्य जो जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियों के बारे में देखेंगे। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी होती है। और विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को आप लोग चिन्हित करिए। भारत के बड़े रेगिस्तान का आप लोग नाम बता सकते हैं? बताइए कि भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम थार है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ध्रुवीय प्रदेश जो होंगे कैसे होंगे? ठंडे होंगे। यहाँ केवल काई और लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। लाइकेन के बारे में पूछा जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक भी होते हैं। वायु प्रदूषण का पता लगाना अगर हमको होता है तो लाइकेन लगा दिए जाते हैं। लाइकेन की ये झाड़ियाँ लगा देते हैं, जिससे अगर ये सूख जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर वायु प्रदूषण है कि नहीं है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है। किनको? काई और लाइकेन को। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ठंडी बहुत होती है। फर इनको ठंड से बचाने के काम में आता है। और इनकी चमड़ी कैसी होती है? मोटी होती है, जो इन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हमको मिलेगा सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू तथा ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। ये सलीमा के पिता इसको कुछ बता रहे थे, उन्हीं के बारे में चित्र दिखाए थे। वो चित्र दिखाए गए यहाँ पे, ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, हम आगे देख लेते हैं। उसके जो सलीमा के पिता थे उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया? वनों को साफ कर दिया। सलीमा इन सब बातों को ध्यान लगाकर सुनती है और फिर वो सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या वे पुनः हमको मिल पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में प्राप्त जो ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, लकड़ी, फल, मेवे आदि हमको मिलेंगे कि नहीं? वो लड़की इन बातों के बारे में सोच रही है। आज की क्लास में इतना ही। इससे पहले हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको नोट करिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। घास स्थल के बारे में बताया गया है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये कौन से हैं? इनको देखिए एक बार। पूर्वी अफ्रीका में मिलेगा सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका। ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला, लानोस। वेनेजुएला हमको कहाँ मिलेंगे? वेनेजुएला में हमको कौन से घास के मैदान मिलेंगे? लानोस। याद रखना, ला, इस ला से लानोस बन गया। ऐसे अपने अपने दिमाग में कोई भी ट्रिक बनाते चलिए। पूर्वी अफ्रीका में सवाना मिलेगा, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस। ये कौन से थे? उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल थे। अब देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? अर्जेंटीना में मिलेगा पंपास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, उत्तरी अमेरिका प्रेरी। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड मिलेगा, मध्य एशिया स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन या इनको डाउन्स भी बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, डांस घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार देखिए, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील कंपोस, वेनेजुएला लानोस। कौन से हैं ये? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे अर्जेंटीना पंपास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन।
डाउन्स या डाउन। आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बार बार रिवीजन करते चलिए। जितना रिवीजन करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्लासेस हमारी डेली चलेंगी, बीच में किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाई थी, 4-5 दिन से क्लास छूटी थी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तब तक के लिए बाय।